हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि नेम खुद बता रहा है कि हम क्या है किसकी बात कर रहे हैं, पेयर की। तो एक साथ हमारे पास दो लाइंस के बारे में हम बात करेंगे कि मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात करेंगे। अब वो दो लाइंस कैसे भी हो सकती हैं। हो सकता है कि दो लाइन ऐसी हो जो कभी ना मिले, मतलब पैरेलल हो सकता है दो लाइन ऐसी हो जो ओवरलैप भी कर जाए, हो सकता है दो लाइन ऐसी हो जो इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस को पढ़ेंगे हम इसके अंदर। लेकिन इसमें जो पहला केस है वो इस तरीके का है कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओरिजिन पर। तो वो वाला जो केस है उस केस को हम बोलते हैं होमोजेनस इक्वेशन। इसको भी समझेंगे कि इसका नाम होमोजेनस क्यों है, बट फिलहाल हम इसको नाम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये होमोजेनस इक्वेशन का मतलब है वो स्ट्रेट लाइंस जो 0,0 के थ्रू पास कर रही है। ठीक है, तो अभी इतना मानते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जो कि ओरिजिन से पास कर रही होंगी। ठीक, अब देखते हैं पहले। तो बेटा इसकी जो जनरल इक्वेशन आती है वो आती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि हम इसमें सब देखेंगे कि इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ऐसे ही क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए मान के चले कि ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका जनरल एक्सप्रेशन। ठीक, अब चलिए, अब देखो यहाँ पर हर टर्म में एक्स और वाई की टर्म है, तो 0,0 तो इसमें ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि इससे जो भी लाइन निकल करके आने वाली है वो 0,0 से तो पास करेगी ही करेगी। मतलब अगर ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर भी रहा है तो दोनों लाइन में 0,0 तो होगा ही होगा। ये चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं बेटा कि ये ऐसी इक्वेशन ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन को ही क्यों रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक लाइन का स्लोप मैंने m1 मान लिया, दूसरी लाइन का स्लोप मैं m2 मान लेता हूँ। तो जो दो लाइंस हो जाएंगी वो क्या क्या हो जाएंगी, L1 हो जाएगी y माइनस m1x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या लिखोगे बेटा, वो क्या लिखोगे, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। अरे सर ये कैसे लिख दिया आपने। तो देखिए बेटा, ये 0,0 एक पॉइंट है और आपको लाइन का स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस 0 इज इक्वल टू m1 पहले केस में x माइनस 0। तो ये यही तो हुआ, y इज इक्वल टू m1x। तो उसको एक तरफ लेकर आ गया। अब देखिए, क्योंकि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो एक वर्ड लिखा हुआ है पेयर, इसका मतलब होता है कि दो लाइंस की इक्वेशन लिख रहा है एक साथ। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। तो दो स्ट्रेट लाइन को एक साथ लिखने का तरीका होता है L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका क्या मतलब आया, इसका मतलब आया ना कि या तो L1 0 होगा या फिर L2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपके पास ऑटोमेटिकली दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन ये दे रहा है एक साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं कंबाइंड इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग निकालता हूँ तो ये कंबाइंड इक्वेशन मेरे पास कैसी आएगी, ये आएगी L1 L2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। ये तो दोनों को एक बार ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ये y² माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स और प्लस m1 m2 इंटू x²। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए एक y² की टर्म है, एक x² की टर्म है, और एक आपके पास बेटा ये थोड़ा सा यहाँ पर y भी आएगा। ठीक है, तो एक xy की टर्म है। तो यही तो लिखा है मैंने, x² की टर्म, y² की टर्म और xy की वाली टर्म को हमने क्या बोल दिया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस अगर यही इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम कोफिशिएंट वाइज कंपेयर भी करवा सकते हैं। तो नीचे वाले में x² का कोफिशिएंट आएगा m1 m2 और ऊपर वाले में कितना है, ठीक है, ऊपर वाले का है a। ठीक है, नीचे वाले में y² का कोफिशिएंट है 1 और ऊपर वाले में कितना है b। नीचे वाले में xy का कोफिशिएंट है m1 प्लस m2 और ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें कोफिशिएंट है 2h। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे हम, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करवा देंगे और एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करवा देंगे।
ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास निकल कर आया m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और एक आ गया m1 प्लस m2 दूसरे वाले कंपेयर कराने के बाद y@ माइनस 2h अपॉन p। तो बेटा ये दूसरा भी फॉर्मूला आपके पास निकल करके आ गया। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, उसकी कंबाइंड इक्वेशन किस वर्जन में लिखी जा सकती है, इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। और अगर उनका स्लोप अगर हम m1 और m2 बोलें तो m1 m2 कितना आएगा a बाई बी, और m1 प्लस m2 क्या लिखा जा सकता है माइनस 2h अपॉन बी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या इतना तो हमें आता है बेटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक बार हमें m1 मिल जाएगा और m2 मिल जाएगा। m1 और m2 मिल गए हैं, पॉइंट तो पता ही है, तो लाइन की इक्वेशन हम यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी कि अगर आप लाइन की इक्वेशंस की बात करें। बेटा चलिए अब एक बार बताइए, इसके अंदर क्या हम वो सारी बातें कर सकते हैं जो दो लाइंस के साथ कर सकते हैं? जैसे कि सर क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपसे ये थीटा पूछूं कि ये थीटा बताइए कि ये जो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस है थीटा, इस थीटा को आप कैसे लिखेंगे? एक्चुअली में क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। और उसका फॉर्मूला आप सबको आता है कि क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है। तो अगर आपको m1 m2 पता है तो आप यहाँ पे पुट कर दो। लेकिन बाई चांस अगर आपको मान लो m1 m2 डायरेक्ट नहीं दिए, ठीक है, नहीं पता है, तो आपको लेकिन ये दो तो चीज़ें पता है इस वाली इक्वेशन से, तो आप इनको इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें एक चीज़ पता है कि ये m1 माइनस m2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 और उसका अंडर रूट, ये लिखा जा सकता है, अपॉन नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस m1 m2 और इसका मॉड। देखिए जस्ट पीछे अभी हमने निकाला है कि जो m1 प्लस m2 है उसकी वैल्यू कितनी निकाली है बेटा, आप देखेंगे यहाँ तो माइनस 2h अपॉन बी, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस m1 m2 की वैल्यू कितनी निकाली है, 4 तो आगे था ही a बाई बी, अपॉन नीचे 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू a बाई बी और इसका मॉडुलस। अब देखिए ऊपर से बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, रूट से बाहर आकर के बी आएगा और यहाँ से नीचे से एलसीएम बी आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम का काम खत्म होता है, तो क्या लिखेंगे बेटा, ये 4h स्क्वायर माइनस 4ab उसका अंडर रूट अपॉन a प्लस बी। ठीक है बेटा, अंडर रूट से 4 बाहर निकाल लें तो 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी और उसका मॉड। ठीक है, चलिए आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए अब ये टेन थीटा, अगर आपको ये थीटा निकालना हो, ए एच और बी तीन चीज़ें आपको दे रखी हो, तो इसमें आप पुट करने के बाद वो टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा आएगा तो क्या थीटा निकल के आ जाएगा। अब यहीं से अगर हम आपसे बात करें बेटा इसके अंदर कि सर ये टेन थीटा आ गया, तो यहाँ से आप दो बातें एक ही टाइम पे कर सकते हैं। क्या है वो दो बातें, कि अगर आप ये बोल दें कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि टेन थीटा ज़ीरो हो जाएगा। तो बेटा ये टेन थीटा ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये थीटा ज़ीरो हो गया। थीटा ज़ीरो हो गया तो आपको इतना ही पता है कि लाइन पैरेलल होगी, बट मैं आपसे मना कर रहा हूँ बेटा, लाइन पैरेलल ना बोलिए, आप क्या बोलिए उसको, ओवरलैपिंग। क्या इसके बारे में आपके पास कोई आंसर है कि हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जस्ट अभी हमने कहा कि लाइन ओरिजिन से तो पास करेगी ही करेगी, तो आप बताइए दो लाइंस पैरेलल भी है और दोनों में एक पॉइंट कॉमन भी है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों लाइन ओवरलैप ही करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये लाइन ओवरलैपिंग ही हो जाएगी। डन। चलिए तो एंगल जीरो का मतलब तो समझ में आता है। फिर आगे बात करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हो गया। अब बेटा अगर हमने कहा कि 90 हो गया मान लो एंगल, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब हो गया जो टेन थीटा कितना आएगा वो इन्फिनिटी निकल के आएगा। हम बिल्कुल सही से बोलें
तो एक्चुअल में वो 1/0 होता है, तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि लाइंस a प्लस बी 0 का मतलब क्या हो गया कि लाइंस कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। डन। तो लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर के केसेस मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब एक बात इसी में यहीं पे बता दीजिए आप लोग कि बेटा अगर एक बात और बताइए, अगर आप ये बोलते हैं कि एच स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए बी, एक चीज़ और बोलते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और एक चीज़ और बोलते हैं एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, इन तीनों सिनेरियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बताइए, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा होगा तो रूट में वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, टेन थीटा वाली वैल्यू इमेजनरी, मतलब एक्चुअली में जिस लाइन के बारे में आप बात कर रहे होंगे लाइंस कैसी हो जाएंगी, इमेजनरी। तो ये कौन सा केस रहा होगा, जब लाइंस कैसी होंगी, इमेजनरी। ये सेकंड वाला केस तो जस्ट अभी पढ़ ही लिया, लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट बोल लो या ओवरलैपिंग बोल लो। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस बोल लो या ओवरलैपिंग लाइंस बोल लो, बट लाइन कैसी होंगी, रियल, ये तो कन्फर्म है। और बात करते हैं, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया से आराम से कोई दो एंगल रहा होगा, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट दो डिस्टिंक्ट लाइन तो रही होगी ना, तो लाइन तो रियल भी होंगी और कैसी होंगी, लाइन डिस्टिंक्ट भी होंगी। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस इसके अंदर रहेगा। ठीक है बात, क्या ये बात क्लियर होती है? चलिए, अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी और आती है जो हमें समझना चाहिए, वो है आपके पास इक्वल इंक्लिनेशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, वो होते बोलते हैं इक्वली, ए भी आएगा, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब जैसे एक लाइन के बारे में तो आप क्या कहते थे कि वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस होती है, इसका मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों से सेम एंगल बनाती है। यहाँ पर लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं, पेयर की। तो पेयर का मतलब होता है बेटा आपके पास, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है कि कोई भी लाइन है वो, ये तो एक्स एक्सिस बनाई है मैंने, कोई भी लाइन, एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन ऐसे, ये तो श्योर है कि ओरिजिन से ही पास करेगी। तो एक लाइन एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल अगर थीटा बना रही है तो दूसरी लाइन इस तरफ से थीटा बनाए, ऑब्वियस ही बात है, इधर से तो थीटा बनाएगी नहीं, दो डिस्टिंक्ट लाइन है तो आपके पास। तो इसका मतलब हुआ एक लाइन का स्लोप टेन थीटा हुआ, मतलब एक लाइन का स्लोप एम हुआ, तो दूसरे का स्लोप कितना हो गया, माइनस एम, क्योंकि माइनस एम, क्योंकि ये थीटा है तो बेटा ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 10 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस 10 थीटा। तो एक स्लोप आपके पास कितना हो जाएगा, m, तो दूसरा स्लोप होना चाहिए माइनस m। तो यहाँ से कंक्लूजन ये ड्रॉप हुआ कि आपके पास जो सम ऑफ स्लोप्स हैं इस केस में कितना निकल करके आएगा, 0। और बेटा अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि 2h/b इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन भी ड्रॉ हो गया कि h इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो अगर h इज इक्वल टू 0 है तो लाइंस को आप क्या कहोगे, इक्वली इंक्लाइंड। क्या ये बात क्लियर होती है? चलिए, तो अब इस कंसेप्ट में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। तो वो ध्यान रखना है कि अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 अगर किसी दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी दो लाइंस हैं, लेट से मैं मार्क कर देता हूँ, एक लाइन ये रही, ठीक है, और दूसरी लाइन ये रही, ठीक, रैंडमली हमने ड्रॉ कर दी है रेड कलर से। तो बेटा जो पहला वाला जो लाइन है, मतलब इसके परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, इसको वापस से बना देता हूँ, ये लाइन, ठीक है, दिस लाइन इज एक्चुअली राइट एंगल टू दिस लाइन। ठीक है, अब मैं दूसरे कलर से दूसरी लाइन बना देता हूँ, वो क्या हो गया, दिस लाइन, फिर से बनाना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है, दिस लाइन इज एक्चुअली राइट एंगल टू दिस लाइन। तो मैं क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर L1 और L2 दो लाइन्स है जो कि कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, L1 और L2, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर दो लाइन्स हो गई, एक तो U1 और U2। तो U1 और U2 को फटाफट से लिखने का तरीका होता है कि A और B को तो स्वैप करवा दो और इसको नेगेटिव लगा दो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये
ए की जगह बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बी की जगह ए तो ए वाई स्क्वायर, और बीच में नेगेटिव लगा दो तो -2hxy इज इक्वल टू 0। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये? किसकी दो इक्वेशन है? u1 और u2 की कंबाइंड इक्वेशन। ये दिमाग में आ भी सकता है सर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करना बेहद ही आसान है, क्योंकि एक बात बताइए, अगर आपको लाइन L1 मिल चुकी है किस स्लोप की? लेट से m1x की। लाइन L2 मिल चुकी है लेट से किस स्लोप की? m2x की। तो इतना तो पता है कि जो u1 जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है। तो यहाँ से इतना पता चला कि u1 का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ u1, ठीक है, स्लोप ऑफ u1 जो आपके पास आएगा वो क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ u1 क्या लिखेंगे बेटा? स्लोप ऑफ u1 इंटू स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि m ऑफ u1 इंटू एम ऑफ L2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो उसको m ऑफ L2 तो आपने m2 ही बोला है तो उसको m2 ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से स्लोप ऑफ u1 कितना मिल गया? -1/m2। सिमिलरली क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ u2 कितना आ जाएगा? -1/m1, ठीक। चलिए, जब स्लोप पता है, पॉइंट तो सबको ही पता है ओरिजिन से पास कर रही है, तो u1 क्या आएगी? u1 इज एक्चुअली y इज इक्वल टू, u1 का स्लोप कितना है? -1/m2x। और u2 लाइन कैसे आएगी? u2 लाइन कैसे आएगी? y इज इक्वल टू, u2 का स्लोप कितना है? -1/m1x। तो ये कुछ भी नहीं है, इसको अगर सही से लिखे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बट वो तो याद करने का तरीका बता दिया कि अगर हमारे पास ये लाइन दे रखी है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है उसका पेयर का जो इक्वेशन है वो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर होती है बेटा? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? एक टॉपिक और आता है इसके अंदर, वो है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर आप मेरे से 2-3 साल पहले इस पे बात करते हैं अपन, तो आप पूछते कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो फिर भी अपन इसको बोल देते कि यार ये शायद इतना काम का नहीं है। बट लेटेस्ट ही 1-2 सालों के अंदर इस पे सवाल जेईई मेंस में डायरेक्ट पूछा गया है कि क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, अगर ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है L1 और L2। कौन सी दो लाइंस? मैंने आपको रेंडमली इस तरीके से दो लाइंस ड्रॉ करके दिखाई है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर, लेट से ये वाला एक एंगल बाइसेक्टर आएगा बेटा, एक तो ये आएगा और दूसरा एंगल बाइसेक्टर ऐसे। तो दूसरे एंगल बाइसेक्टर तो पहले नाम लिख देता हूँ मैं, लाइन का नाम L1 है और L2 है। एंगल बाइसेक्टर का एक का नाम U1 बोल दिया और एक का नाम U2। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो है वो निकल करके आता है x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशंस हैं? u1 और u2 की कंबाइंड इक्वेशन है। आप चाहे तो इसके अंदर वही प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं अगर निकालने का, जो दो लाइंस के लिए एंगल बाइसेक्टर निकालने का करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यही निकल करके आएगा। बट क्या है कि अगर हम इसको याद रख लें तो हमारे बेहद ही काम आएगा, क्योंकि आजकल इस पे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंबाइंड इक्वेशन है, तो हम इसको इस्तेमाल कब करेंगे? जब क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लिया है कि बताइए कि दो कंबाइंड, मतलब दो जो एंगल बाइसेक्टर्स आते हैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन ही बता दो, अलग अलग मत बताओ, डायरेक्ट ही बता दो, दोनों क्लियर है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब हमने ये तो बात कर ली है सारी किसके अराउंड, जब हमारे पास जो लाइंस का जो पेयर है वो कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पेयर ओरिजिन से पास ही ना करे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी बातें अब देखने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले बेटा?
जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। अभी क्या होती है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन? अभी जो इक्वेशन लिखने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्या है वो? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको आज याद भी ना रखें तो भी सिर्फ चैप्टर का नाम पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन आपकी सर्कल है, ये इक्वेशन आपकी पैराबोला है, ये इक्वेशन आपकी इलिप्स है, यही इक्वेशन आपकी हाइपरबोला है। मतलब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ेंगे उन सब में यही इक्वेशंस काम आने वाली है। अलग अलग वर्जन्स के अंदर अलग अलग कंडीशंस के ऊपर अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपके पास ये जो इक्वेशन है लाइन को रिप्रेजेंट कब करती है? जब हमारे पास डेल्टा 0 हो जाए। ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है A B C H G F H G F, ये वाली चीज़। ठीक है, अगर ये डेल्टा 0 हो गया तो आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्या मतलब होता है? अभी आपने देखा कि कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट से पास करती है, उसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि गलत बात है। मैंने बिल्कुल कहा था स्टार्टिंग में कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? लाइन का पेयर। ये तो कभी नहीं कहा कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होनी ही चाहिए। स्टार्टिंग में ही कहा था कि दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, दो लाइंस ओवरलैपिंग भी हो सकती है, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। तो ये कैसी भी तरीके की स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी जो इससे पहले हमने अलग से पढ़ा था वो तो स्पेसिफिक केस था ओरिजिन से पास होने वाला, तो वहाँ तो मस्ट था कि आपके पास वो ओरिजिन से पास कर रही है ये वाली चीज़। अच्छा, उसमें एक चीज़ अपन बताने रह गए कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसको हम होमोजीनस क्यों कह रहे हैं। होमोजीनस कहने का पीछे एक रीज़न ये था कि बेटा होमोजीनस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है एक और जीनस का मतलब जैसा, एक जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो टर्म है ना, जीनस जो वर्ड यूज़ किया टर्म के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, कि हर टर्म की जो डिग्री आप देखेंगे वो सेम मिल रही है। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2, इसकी भी कितनी है? 2, और इसकी भी कितनी है? 2। तो इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं उन सारी टर्म्स की डिग्री कितनी आ रही है? 2। मतलब सेम डिग्री की टर्म्स हैं, इस वजह से इसको आप क्या कह देते हैं? होमोजीनस इक्वेशन बोल देते हैं। चलिए वापस से आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर बात करेंगे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसी। तो देखिए वही सेम चीज़, पेयर वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि L1 L2 इज इक्वल टू 0 से रहा होगा। ठीक है, लेट से अगर आप कह देते हैं L1 हो गई आपके पास एक लाइन कि PX प्लस QY प्लस R इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन हो गई कि आपके पास MX प्लस NY प्लस T इज इक्वल टू 0। इस तरीके से देखिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक x² की टर्म मिलेगी जो कि ये रही, एक y² की टर्म मिलेगी जो कि ये रही, इनके मल्टीप्लिकेशन से xy की टर्म मिलेगी जो कि ये रही, इनके मल्टीप्लिकेशन से आपको x की टर्म मिलेगी जो कि ये रही, इनके मल्टीप्लिकेशन से आपको y की टर्म मिलेगी जो कि ये रही, और इनके मल्टीप्लिकेशन से आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगी जो कि ये रही। तो ये तो कंफर्म होता है कि जो इसको अगर पेयर की फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास ऊपर वाली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर होती है बेटा? चलिए, तो हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो चीज़ लिखी गई है अगर ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हम कैसे निकालें? ठीक है, चलिए, तो इसका एक तरीका होता है, वो तरीका हमें ध्यान रख लेना चाहिए। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या है बेटा वो तरीका? पार्शियल डिफरेंशिएशन। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है? वो पोई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन एज द नेम सजेस्ट कि आप पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर y के रेस्पेक्ट में।
तो हमने इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में कर लेना है और एक बार y के रेस्पेक्ट में। किसको? इस लाइन की, इस पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन को। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए बेटा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या आएगा? ये 2ax। ठीक है, x का हो गया, y कांस्टेंट है तो 2hy तो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। प्लस अगली टर्म में देखोगे तो y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो 0। अगली टर्म में देखोगे तो 2gx का 2g। अगली टर्म में देखोगे तो y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो 0। फिर कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, उसका भी 0। तो ये एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को आपको क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो ये टर्म तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अगले में x कांस्टेंट है तो 2hx बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1। by स्क्वायर में ये आएगा 2by। 2gx तो कांस्टेंट टर्म हो गई क्योंकि x तो कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये 0। 2fy का 2f और c का भी 0। तो अगर आप देखेंगे तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। कौन कौन सी? देखो, एक तो ये एक्स वाई के अंदर एक तो ये टर्म है और एक्स वाई के अंदर एक ये टर्म है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो बेटा मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको भी 2 से डिवाइड करके लिखता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड करके लिखता हूँ। नीचे लिख देता हूँ यहीं पे। क्या आएगी? चलो अगले पेज पे लिख देते हैं। क्या आएगी बेटा? ax प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 और दूसरी आएगी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो ये वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नाम दे देता हूँ उसको P। कौन सा P आएगा? ये जो दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ये यही P आएगा। चलिए, वैसे तो चैप्टर स्ट्रेट लाइन चल रहा है, बट मैं आपको आगे वाले चैप्टर का भी एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर मान लो बाई चांस डेल्टा 0 नहीं होता, ठीक है, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 होता, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता? वो रिप्रेजेंट कर रहा होता एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल वगैरह। तो मैं उसको कोनिक बोल देता हूँ। ठीक है, तो आप उसमें क्या बोल लो? सर्कल, ठीक है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये चारों चैप्टर की बात कर लेते हैं। ये अगर डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 होता तो इनमें से ये चार चीज़ें रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी, कब, वो उस चैप्टर में देखेंगे। तो अगर डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 होता तो ये चार टॉपिक रिप्रेजेंट करता, चार कर्व रिप्रेजेंट करता, कोई ना कोई सा एक। तो उस कर्व के केस में यही पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सेंटर। अब थोड़ा सा वापस इसको रिवाइज कर देते हैं कि अगर डेल्टा 0 हो रहा होगा तो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो मेथड अपन ने लगाया तो ये जो वाला पॉइंट निकल के आएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। और अगर ये कोनिक रहा होगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तो यही पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड क्या देगा आपको? सेंटर दे देगा। ठीक है, तो बेटा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और आप, ठीक है, आपको पॉइंट मिल जाएगा। एक तरीका तो ये। इस शॉर्ट ट्रिक की भी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है बेटा? वो कि आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि ये डेल्टा, डेल्टा में कैसे लिखते हैं? ए बी सी एच जी एफ, एच जी एफ। तो एक्चुअली में स्टार्टिंग की दो लाइंस उठा लो। ठीक है, स्टार्टिंग की दो रोज उठा लो। ठीक, उठा लिया सर। ए उठा लिया, एच उठा लिया, जी उठा लिया, एच उठा लिया, बी उठा लिया, एफ उठा लिया। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल इक्वेशन हम लिखते कैसे? ऐसे तो लिखते हैं बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। मतलब पहले एक्स की टर्म, फिर वाई की टर्म, फिर कांस्टेंट, इस तरह से लिखा जाता है। तो बस इसको भी ऐसे लिख दो, पहले वाले के आगे एक्स, दूसरे वाले के आगे वाई, तीसरे तो कांस्टेंट ही है। इसके एक्स, इसके वाई, कांस्टेंट, बीच में लगा दो प्लस, इज इक्वल टू 0। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है जो जस्ट ऊपर लिखा है। ठीक है, ये वही दो लाइंस आ गई है निकल के। तो इसका जो पोई है ये वही है जो हम ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा, काम खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए एक आसान चीज़ और बताते हैं। क्या है वो आसान चीज़? वो आसान चीज़ ये है कि ए एक्स स्क्वायर
प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 जिस भी दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो नाम पीछे जिसमें लिखे, तो उन दोनों लाइनों के कोई स्लोप हो रहे होंगे m1 और m2, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, ये वाला पार्ट तो हमने जस्ट पहले पढ़ा है और m1 m2 वाला पार्ट तो उसी से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि जो स्लोप वाला फॉर्मूले एज इट इज सेम रहेंगे जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़े। क्या है वो फॉर्मूले कि m1 प्लस m2 तो आएगा -2h/b और m1 m2 आएगा a/b। तो सर इसका मतलब तो अगर m1 m2 का फॉर्मूला सेम है तो जो दो लाइंस बन रही होंगी उन दोनों लाइन के बीच में बनने वाला एंगल भी सेम आ रहा होगा। यस डेफिनेटली फॉर्मूला सेम आएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² - ab अपॉन a प्लस b और उसका मॉडुलस। तो क्या बेटा ये वाली बात समझ में आई? ठीक, तो एज इट इज सारी चीज़ें यहाँ तक तो सेम मैच कर गई इन तीनों फॉर्मूले के रिगार्डिंग बात करें तो। ठीक, तो यहाँ तक तो हमारा काम खत्म होता है। अब थोड़ा सा स्लाइड कंसेप्ट में चेंज आएगा, वो है कि जैसे पिछले वाले केस में होमोजेनस वाले में पैरेलल जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती थी क्योंकि दोनों का ओरिजिन से पास करना अनिवार्य था। तो यहाँ पर पैरेलल जैसी चीज़ हो सकती है। तो लाइंस पैरेलल कब होगी? लाइंस पैरेलल तब होंगी जब आपका थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब है h² इज इक्वल टू ab। क्या इतना लिखने से काम चल जाएगा? नहीं, पहले आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा मस्ट बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वो लाइन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पेयर को, और सेकंड उसके बाद ये, या तो आप ये लगा लो दोनों चीज़ें, या फिर इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक आप बोल सकते हो। शॉर्ट वर्जन क्या है वो? वही जो जस्ट अभी अपन ने देखा। ये वाला चीज़ बहुत काम आएगी, मस्त चीज़ है ये। क्या करेंगे यहाँ पर कि इन दोनों का जो रेशो है वो इक्वेट करवा दो। तो क्या आएगा बेटा? वो आएगा a/h इज इक्वल टू h/b इज इक्वल टू g/f। देख लो, वही फर्स्ट दो रोज का देखो, a/h, h/b, g/f, खत्म। तो ये इक्वल हो गया, तो आपके पास लाइंस कैसी आ जाएंगी? पैरेलल। परपेंडिकुलर का तो सेम है, जो पिछली बार पढ़ा था वही सेम है। परपेंडिकुलर का क्या हो गया? थीटा 90 होना, तो वो ही क्या हो गया? a प्लस b का 0 होना। बस एक कंडीशन साथ में आप एसोसिएट कर देंगे, दैट इज व्हाट? डेल्टा इज इक्वल टू 0। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, खत्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान रखना है, वो है कोइंसिडेंट होने का। ठीक है, कोइंसिडेंट होने का इसमें थोड़ा सा क्या है कि पैरेलल तो चलेगा बेटा बिल्कुल, कि लाइन का आपके पास h² इज इक्वल टू ab तो होना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में g² इज इक्वल टू ac एंड f² इज इक्वल टू bc ये भी होना पड़ेगा। नहीं तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? तो ये तीनों कंडीशंस लगाएंगे तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट। अदरवाइज लाइंस क्या रहेंगी? पैरेलल। ये वाली चीज़ लग रही होगी तो पैरेलल। क्या ये बात क्लियर होती है? तो हमने थ्योरेटिकली तो सारी चीज़ें देख ली हैं कि आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मतलब होमोजेनस इक्वेशन ओरिजिन वाली देता है, और ये जनरल इक्वेशन जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है, वो कंसेप्ट है होमोजेनाइजेशन। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है? होमोजेनाइजेशन। ठीक है, अब ये कंसेप्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली नहीं होता है बट इनडायरेक्टली होता है। होता क्या है? सवाल आपको एक कर्व देगा। ठीक है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल आपको एक कर्व देगा, सवाल में आपको एक लाइन दी होगी, और सवाल के अंदर बात करी गई होगी इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने के बाद की। ठीक है, क्या है बात? देखते हैं। तो ये कर्व और लाइन ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया? बी पर, और आपसे क्या पूछा गया होगा? OA और OB के बारे में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इस AB सेगमेंट ने ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड किया, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें दी होंगी? एक तो दिया होगा कर्व, ठीक है, दूसरा दिया होगा लाइन, और तीसरा वर्ड इस्तेमाल किया हो गया होगा ओरिजिन।
ये हमारे चेक करने की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जैसे अब धीरे धीरे बात करता हूँ मैं। कर्व जो है लेट से, ठीक है, कर्व की जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल कर्व की इक्वेशन है। लेट्स एक लाइन की इक्वेशन भी लिख लेता हूँ मैं कि लाइन आई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये लाइन आ गई। लाइन ने क्या किया है, कर्व पे इंटरसेक्ट किया है और क्या फॉर्म किया है, ए और बी नाम के दो पॉइंट्स। ठीक है, और आपसे सवाल के अंदर पूछा गया है कि ये ए बी सेगमेंट ने ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड किया है, या फिर ओ ए और ओ बी की इक्वेशन पूछी है। मतलब कुछ भी पूछा गया होगा, इस ओ ए और ओ बी को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझने के रिगार्डिंग जो भी पूछा जा सकता है, उसमें से कुछ भी पूछा गया होगा, हम क्या करेंगे, होमोजेनाइजेशन करेंगे। ये होता क्या है होमोजेनाइजेशन, अभी बात करते हैं। देखिए, क्योंकि अगर सर्कल की जो भी आपके पास कोनिक है, कोनिक इक्वेशन में लाइन को सेटिस्फाई करोगे तो क्या मिलेगा, लाइन उल्टा बोल दो या फिर लाइन को कोनिक में डालेंगे तो क्या मिलेगा, ए और बी। ठीक है, और बेटा एक बात बताइए, ए बी और ओ, अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो वो इक्वेशन जिसमें ओ ए भी आ जाए, मतलब ओ बी आ जाए, ए बी आ जाए और बी भी आ जाए, तो वो क्या हो गई, ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन हो गई। और ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, ओ ए और ओ बी का कंबाइंड इक्वेशन मतलब क्या होगा, एक होमोजिनस इक्वेशन होनी चाहिए। सही बात, अभी पढ़े हमने। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाले दो पेयर ऑफ स्ट्रेट कैसे आने चाहिए, होमोजिनस। तो अगर हम इसको जब इसमें डालें और इस तरीके से डालें कि वो होमोजिनस बन जाए, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो हमने समझाया था कि होमोजीनस का मतलब क्या होता है, हर टर्म की डिग्री कैसी होती है बेटा, डिग्री होती है सेम। ठीक है, हर टर्म की डिग्री। तो सर इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2, इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2, इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2, इस टर्म की डिग्री है 1, इसके पास एक डिग्री कम है तो इसकी एक डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। देखते हैं, इसकी डिग्री भी 1 है तो इसकी भी एक डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। कांस्टेंट टर्म की तो 0 ही हो गई तो इसकी 2 डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। तो लास्ट की 3 टर्म्स के बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो हमें गिवन नहीं है। तो देखिए बेटा, थोड़ा सा चमत्कार जैसी चीज़ हो गई, क्या 1 का पावर ऑफ 1 देखते हैं। तो क्या आप अगर देख पा रहे हो तो आपको ऐसे दिखेगा, एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन। क्या किया मैंने, इस माइनस एन को उधर ले गया और फिर डिवाइड कर दिया, तो ये 1 निकल के आ गया। एंड दिस 1 इज़ वेरी डेंजरस थिंग हेयर। कैसे, कि देखो ये 1 एक्चुअली में इतनी बड़ी शक्ति है कि ये 1 जो है कैसा है, इसकी डिग्री भी 1 है बेटा। ठीक है, 1 जहाँ भी खड़ा होगा वही उसकी एक डिग्री बढ़ा देगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो जो एक्सप्रेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx के साथ में इसको 1 मान लूँ, ऑब्वियस सी बात है, हम सिस्टम तो बदल नहीं रहे। 2fy के साथ भी एक 1 मान लूँ, यस, ताकि इस 1 को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो एक डिग्री एनहेंस कर देगा, इस 1 को यहाँ पे पुट कर दें तो एक डिग्री एनहेंस कर देगा। ऐसे ही c/1 मान लें, काम खत्म। बट प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे 1 डालोगे तो डिग्री 1 ही डालेगा, और होमोजीनस होने के लिए हर टर्म की डिग्री 2 चाहिए। तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, पावर ऑफ 1 यही तो है, उसकी पावर आप कितनी भी रेंज कर लो, पावर की 1 की कितनी भी पावर कर लो, कुछ भी कर लो, 1 ही रहता है। तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को उठा करके इसमें पुट कर देंगे। देखो 1 को उठाने के पुट करने के 2 फायदे हैं। एक तो ऐसा हो गया कि कर्व में लाइन चला गया, एक इस्तेमाल तो ऐसा भी हो गया। दूसरा ये भी हो गया कि डिग्री भी हमारी सबकी 2 हो गई, मतलब सोने पे सुहागा हो गया कि आपके पास कि कर्व पे लाइन भी सेटिस्फाई हो गया और ये होमोजीनस भी बन गया, मतलब एक कंबाइंड इक्वेशन ही आ गई। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx। अब 1 की जगह क्या डालेंगे बेटा, एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन। ठीक है, प्लस 2f वाई, 1 की जगह कितना डालेंगे,
एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन प्लस सी इंटू वन, वन स्क्वायर है तो वन की जगह कितना लेंगे, एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये कुछ यहाँ आपको दिख रहा होगा सर ये कितना गंदा लिखा हुआ है, बट एक क्वेश्चन में जो डेटा दिया होता है जनरली कैंसिल होके एक ठीक ठीक डेटा आ जाता है, कोई बड़ी बात होती नहीं है। तो देखिए अब आपको तीन ही तरह की टर्म मिलेगी, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की और एक्स वाई की। यहाँ से भी देख लो, एक्स स्क्वायर की, एक्स वाई की, एक्स वाई की, वाई स्क्वायर की, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की और एक्स वाई की। तो आफ्टर सॉल्विंग जो आपको फॉर्मेट आएगा कुछ ऐसा आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो इसको ए और बी नहीं बोलते थोड़ा, क्योंकि मैंने ए और बी को उसके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ उनके नाम बदल देता हूँ, ये पी और क्यू मान लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना रहे। ये पी क्यू है तो इसको आप पी और इसको क्यू बोल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओ पी और ओ क्यू, तो ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ पी और ओ क्यू की कंबाइंड इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करना है वो तो आप सबको ही आता है, क्योंकि हम होमोजेनस इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि सर अगर ये m1 और m2 रिप्रेजेंट कर रहे होते तो यहाँ से m1 प्लस m2 कितना आता, -2h अपॉन बी। ठीक है, और m1 m2 कितना आता, a बाय पी। वही एंगल निकाल लेने को पूछ लिया होता कि ये थीटा बताइए ज़रा, तो टेन थीटा भी फटाफट बोल देते कि 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये तो अब बहुत आसान काम है अगर यहाँ कन्वर्ट हो गए। इसके बाद तो आप लाइन के साथ जो मर्जी पढ़ो, पूछ लो कि हम पूरा होमोजेनस इक्वेशंस पढ़ करके आ रहे हैं। ठीक है, ये इतना सही था और कुछ भी नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, होमोजेनाइजेशन। प्रोसेस का नाम है होमोजेनाइजेशन। कर्व है क्या क्या कब लगाते हैं कि जब कर्व का इंटरसेक्शन लाइन के साथ हो और आपको उस पी और क्यू दो पॉइंट है उसकी बात ओरिजिन के रेस्पेक्ट में की गई होगी, तब हम क्या प्रोसेस लगाएंगे, होमोजेनाइजेशन प्रोसेस लगाएंगे। तो इस वाली वीडियो में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ने की कोशिश करी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।